आज मैं अपने मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मंच के सम्मुख भारत माता, विद्या की देवी माँ सरस्वती, गुरु श्री गोरक्षनाथ की प्रतिमा के सम्मुख पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। साथ ही साथ मंच के दूसरी तरफ योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज एवं हिंदुआसुरी महाराज प्रताप जी के प्रतिमा के सम्मुख पुष्पांजलि करने की कृपा करें। योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज एवं हिंदुआसुरी महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा के सम्मुख पुष्पांजलि का कार्यक्रम आज के हमारे अतिथि द्वारा संपन्न किया जा रहा है। अब मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान लेने की कृपा करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सरस्वती वंदना एवं श्रद्धांजलि गीत हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को सादर आमंत्रित करता हूँ। एक सर में
एक सर मेरा बिनालो वंदना के सरों में, एक सर मेरा बिनालो। राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के पावन स्मृति में आयोजित सप्तदिवसीय स्मृति व्याख्यान माला के तृतीय दिवस में आज हम सभी के बीच मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर के.वी. राजू सर सादर उपस्थित हैं। आपका हमारे महाविद्यालय परिवार में प्रथम आगमन है। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप वर्तमान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार भी हैं। आपने कर्नाटक सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवा दी है। आप चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। आप हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप्स के एशिया डिवीजन के पॉलिसी एंड इम्पैक्ट के प्रधान वैज्ञानिक, कोलंबो स्थित इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामाजिक वैज्ञानिक, वाशिंगटन डीसी स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो, बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज सेंटर के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आप विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, शीला के सलाहकार भी रहे हैं। आप गुजरात के आनंद स्थित इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट में रिसर्च एसोसिएट भी रहे हैं। अब तक आपके द्वारा कुल 26 पुस्तकों का कुशल लेखन कार्य भी किया गया है। आपके 102 लेख प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। ऐसे प्रख्यात विद्वान प्रतिष्ठित मनीषी को महाविद्यालय परिवार अपने बीच आज के इस कार्यक्रम में पाकर आह्लादित है, प्रसन्नचित है, गौरवान्वित है। मैं महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी से सादर निवेदन करूंगा कि सर का सम्मान स्मृति चिन्ह व महाविद्यालय प्रकाशन की पुस्तकें भेंट करने की कृपा करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध गीत निर्माणों के पावन युग में मैं महाविद्यालय के छात्र विक्रांत को सादर आमंत्रित करता हूँ बौद्ध गीत के। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। मानव मन अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में वसुधा को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। सीध विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार
गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। वसुधा का कल्याण न भूलें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सभी जिनको सुनने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, अब मैं आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर के.वी. राजू सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन आज के विषय उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश पर करने की कृपा करें। सबको नमस्कार। मार्केट में जो बढ़े है क्या उनको सुना देकर आप सुन सकते हैं? हाँ, ठीक है। यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश से बाहर से आए हैं विद्यार्थी या टीचर्स? तो उत्तर प्रदेश के ठीक। सबको प्रणाम। मैं राष्ट्रपति अभय निहाल जी की ये उपन्यास माला में जो मौका दिया है, मैं मैनेजमेंट कमेटी और विशेष रूप में प्रदीप राव को मैं विशेष हवाले ये मौका देने की। सबसे पहले 1 मिनट सोचिए, उत्तर प्रदेश से कम आप 15-20 साल से हैं या 25 साल, ज्यादा भी हो सकता, 40 साल भी हो सकता। क्या आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बढ़ोतरी कितना हुआ है और कैसे हुआ? आपके सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी है, 75 जनपद है, भारत राष्ट्र में सबसे बड़ा प्रदेश है,
यदि आप जनसंख्या आधार पर गिने हो पूरा विश्व में उत्तर प्रदेश अकेले 5वीं जगह पे आ सकते हैं। तो ये मौका उत्तर प्रदेश के लिए है। मगर उत्तर प्रदेश 2017 तक पूरा देश में, भारत देश में 17 रैंक में था। आज 8 साल के बाद उत्तर प्रदेश तीसरी रैंक में है। ये कभी इतना आसान से होता नहीं। ये पूरा चमत्कार या पूरा प्रयास हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है गोरखपुर से है और गोरखपुर से है, पूरी के प्रयास से हुआ। आप भाग्यशाली है, इसी गोरखपुर से आप जुड़े हुए थे। आप में भी कभी न कभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्रियों बन सकते हैं, हमारे आम जनता, हम जैसे लोगों को सेवा करने का मौका दे। तो ये जो 17 रैंक से तीसरी रैंक में आए कैसे, ये कहानी इसी का है। आपने बहुत सारे विद्यार्थी कोई सिर्फ 20, 30, 35, 40% लेने वाला भी हो सकता था एक जमाने में, मगर आप सभी अब उधर स्टेज में हैं। तो हम अगले 30 मिनट आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं मेरा प्रस्तुति करने के बाद। तो मेरा अनुरोध है, अब जो भी है प्रश्न हो, क्लैरिफिकेशन हो, आप लिख लीजिए, अब आराम से बात में पूछ सकते हैं। इसी के लिए प्रिंसिपल महोदय ने 30 मिनट उनकी जो समय था अध्यक्षीय बात में वो भी इसके लिए दिया है। तो आप आराम से प्रश्न या डाउट जो भी है आप लिख के तैयारी करके रखिए। यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, मैं पूछूंगा कि आपने सुना या ठीक से नहीं सुना, ठीक है? इसमें 3 बिंदु पर हम लोग ज्यादा प्रकाशित करें। एक, उत्तर प्रदेश का परिवर्तन भ्रमण या जर्नी कहां तक हुआ और हुआ कैसे, कौन सी कदम ये लिया है। दूसरी बिंदु, हम लोगों ने पूरा भारत देश में प्रथम राज्य है जो 1 ट्रिलियन जीएसडीपी के पद पर चल रहा था। पहले ये आपको जानना जरूरी है कि जीएसडीपी क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश का आधार एक साल में कितना आया है और उसकी बहुमूल्यांकन करने कैसे। आपकी परिवार में इस साल की आदाय हुआ कैसे, कितना आया है, कहां से आया है, ये तो गिनती होते हैं। कॉलेज भी करते हैं, कितना फीस आया, कितना खर्च हुआ, कितना आया। इसी प्रकार हम देश का भी करते हैं, राज्य का भी करते हैं। अब दूसरी बिंदु, 1 ट्रिलियन मतलब क्या है। भारत देश ने कसम खाया है हम अगले 2 साल 3 साल में 5 ट्रिलियन बनाए। उत्तर प्रदेश का आबादी 20% है, तो इसी के लिए उत्तर प्रदेश कसम खाया है अब भी उसमें 20% माने 1 ट्रिलियन। अब बात आता है 1 ट्रिलियन मतलब क्या है। एक 1 ट्रिलियन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रिलियन की इस्तेमाल होता है, डॉलर की इस्तेमाल होता है, यूएस डॉलर। यहाँ हिंदुस्तान की यदि आंकलन किया तो 1 ट्रिलियन मतलब 80 लाख करोड़। अभी हमारा पिछले 17 साल से जो 12 लाख करोड़ था, 12 लाख से हम लोग 30 लाख करोड़ तक आ गया। इस साल हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 36-38 लाख करोड़ तक ऊपर गए।
तो इसी तरह अगले 3 साल तक 4 साल हम 80 लाख करोड़ में जाने का प्रयास कर रहा हूं। वो कहानी कहां तक है? इस पथ पर चलने के लिए बहुत सारे प्रयास आवश्यक। इसी के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज जो अलग अलग विभाग है, आप जैसे कॉलेज है, आप जैसे युवा है, टीचर्स है, इन लोगों को कैसे इसमें जोड़ा जाए, आपका प्रयास कहां तक होना चाहिए, ये सारे इसमें सम्मिलन है। ये 3 बिंदु, 3 के ऊपर आप किसी भी प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं। थोड़ा इस्तेमाल में थोड़ा मुश्किल होगा जो पीछे पड़ा है, ये बता दो है क्या? जैसा मैंने पहले बता रहे थे, 2020-21 में 16,85 करोड़ में थे पूरा उत्तर प्रदेश के आय। अब 25 में 9% की वृद्धि है, 30 लाख करोड़ की आय। आपका मार्क्स भी देख लीजिए, 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा या ग्रेजुएशन तक आपके परसेंटेज कितना हुआ? इसी प्रकार जितना भी आबादी होता है देश में, पूरा आय उसमें डिवाइड किया तो आपको पर कैपिटा इनकम मिलेगी। 1970 से 2025 तक कैसे हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि एक कंटिन्यूअस नीचे गिर रहा है। आपको थोड़ा सोचिए, उत्तर प्रदेश में आबादी बढ़ रहा है, इसी के लिए कम हो रहा। घर पे, इस घर पे मान लीजिए 2 टीचर है, यहाँ दोनों टीचर में एक टीचर का घर पे 2 बच्चे होंगे, किसी घर के 6 बच्चे होंगे, तो उसमें पर कैपिटा कितना हो तो इस घर से उस घर में सिर्फ 50% गिर जाएगा। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। तो हमारा आबादी कम करना बहुत ही आवश्यक है, तो वो प्रयास कर रहा है। अगर पर कैपिटा ये लोग बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश है कहां? सबसे जो पूरा राष्ट्र में है, ये सिर्फ मेरा रचित नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यही है। बाकी राज्य देखिए, उत्तराखंड कहाँ है, केरल कहाँ है, पंजाब है, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, यूपी कहाँ पे है, कर्नाटक कहाँ पे है, मगर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, ये देखना आवश्यक है। अब यहां से निकल के अब हम 13% में है, ये ग्रोथ एक साल से दूसरे साल तक जो वृद्धि दर है ये 13% है। कितना काल 13% में है, आप देखिए। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वृद्धि दर यूपी का है। किसी विद्यार्थी ने हर साल 70, 75, 80, 85, 90, 95% मार्क्स दे रहा है, इसका मतलब ज्यादा प्रयास कर रहा, ज्यादा मेहनत कर रहा। इसी तरह ये तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर 13%
हम 14-15% से दे रहा है। पूरा जो अर्थव्यवस्था है हम 3 भाग में इसको विभाजित करते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जो जल, जमीन, जंगल के संबंधित उससे जो भी आय आता है, फसल से हो, जो उद्यान विभाग के हो और अरण्य विभाग से जो है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। पहले भारत में भी, यूपी में भी 30-35-40% इसी से आ रहा, मगर उसमें हर यूनिट का आय इतना नहीं है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग के सेकेंडरी सेक्टर में जोड़ दिया, जो मैन्युफैक्चरिंग होता इंडस्ट्रीज उसमें जोड़ दिया। अब गोरखपुर में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ गया पिछले 10 साल। ज्यादा लोगों को नौकरी मिला, ज्यादा पैसा कमा, ये सारे सेकेंडरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर में जैसे आईटी है, जेरॉक्स है, होटल्स है, व्यापार है, ये सब टर्शियरी सेक्टर का। एजुकेशन है, ये सारे टर्शियरी सेक्टर। आप एक बार नजर लगाइए, भारत में क्या है, यूपी में क्या है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देखना पड़ेगा। ये जो 52 है 43% है, ये इसको ऊपर जाना हमारा अभी वो सोच चल रहा। तो जब तक इसमें ज्यादा नहीं होते होटल, रेस्टोरेंट, गोरखपुर पिछले 10 साल इतना सारे रेस्टोरेंट, इतना सारे होटल्स है, हजारों लोगों को नौकरी मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, सब उसमें पूरा गोरखपुर में हो, पूरा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हो, ये बढ़ रहा। हाँ, माइक दीजिए। जो फाइनेंशियल ईयर तीसरे वाले में है कि देश की वृद्धि जो हो रही है 52.6 से 54.9 पर हो रही है, और उत्तर प्रदेश 46 से 47 पर जा रहा है। यानी यहाँ उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर कम है, देश के प्रगति से कम जा रहा है। ऊपर तो ठीक जा रहा है, 20 से वो बढ़ करके 25 गया, यानी यहाँ 20 है, वहाँ 25 है, 20 से 19 हो रहा है, घट रहा है देश में। और उत्तर प्रदेश 25 से 26 पर जा रहा है। लेकिन कारण क्या है कि तीसरे में हम हमारे जो वृद्धि दर है उससे कम हो रही है। क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी प्रश्न पूछा, मेरे ख्याल में बहुत सारे टीचर्स का ये प्रश्न होगा। देखिए, पहले हमारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ना चाहिए, उसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी है। मैं छोटी सी उदाहरण देता हूं। हमने आज सवेरे लखनऊ निकाल के गोरखपुर आया 4.5 घंटा रास्ता। 4.5 घंटा रास्ता में हमको 3 रेस्टोरेंट नहीं, होटल नहीं मिला। आप यही हैदराबाद से विजयवाड़ा जाइए, बैंगलोर से चेन्नई जाइए, बैंगलोर से मैसूर जाइए, या मुंबई से पुणे जाइए 200 किलोमीटर, या अहमदाबाद से बड़ौदा जाइए 150 किलोमीटर, कम से कम 100-200 रेस्टोरेंट्स मिलेगा। अब 300 किलोमीटर में एक्सप्रेस वे में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ 2 है। क्यों? सवेरे 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे कोई, ठीक है, थैंक यू। नाश्ता खाने का पद्धति नहीं, तो सवेरे कोई रेस्टोरेंट खोल कर करेगा क्या?
तो हर राज्य का एक अलग से तरीका होता है। यहाँ पे सवेरे 7:30 बजे कौन नाश्ता करता है? हाथ उठाइए। देखिए इस पर 4, 6, 10 मान रखिए, बाकी दो आप केरल जाइए, तमिलनाडु जाइए, कर्नाटक जाइए, महाराष्ट्र जाइए, सवेरे 6 बजे सारे रेस्टोरेंट खुलता है। ये बढ़ाने के लिए सुबह नाश्ता और भोजन हम लोगों को बाहर करना होगा ना? नहीं, अब घर पे कीजिए, बाहर कीजिए। आप यदि घर पे भी करना चाहते हैं तो दुकान खोलते हैं, 6 बजे दुकान खोलते हैं। नहीं, अभी दुकान नहीं खोलता है, 9 बजे 10 बजे तक दुकान नहीं खोलते हैं। अब बताइए, इकॉनमी ऐसी नहीं होता। तो होटल, अभी आपने सुना होगा 3-4 बड़े-बड़े होटल आए, 10 साल का पहले नहीं था। वास्तव ये है, तो जो लोग चाहिए तो जेवर बना सोने का, मगर इस चीजों में खर्च नहीं करें। सच है? हाँ, हर घर पे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख की जेवर होता है, होटल में नहीं चलता। तो जब तक ये सर्विसेज नहीं बढ़े, कैसे होगा? बैंकिंग से कर देंगे, कितना बैंक ब्रांचेस में हम खुद जानते हैं। आप तो अभी सारे मोबाइल फोन पे होगा, मोबाइल पे होगा ट्रांजैक्शंस। तो जब तक ये नहीं बढ़ेगा, आईडी सर्विसेज, सारे गोरखपुर के बच्चे, लड़का या लड़की सब बाहर है, अच्छे काम करता है। इसी के लिए हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा आईटी फैक्ट्रीज को लाने के लिए प्रयास कर रहा है। वो चल रहा है नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। थोड़ा समय लगेगा। अब आपका विद्यार्थी 7वीं कक्षा से 10वीं या 12वीं कक्षा से एक ही साल में नहीं आता। इन लोगों को पहले कौशल विकास करना बहुत ही आवश्यक है। वो प्रयास करेगा, मगर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता समय लगेगा, मगर वो पूरा प्रयास चालू है। अब दूसरी बिंदु ये है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन या फीमेल स्पोर्ट्स लेबर पार्टिसिपेशन। इसमें 2 चीज होता है। योजना विभाग की किताब में अब कोई भी वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, सबको उपलब्ध है। उसमें हर जिला का, हर जनपद का अंतरण किया है, कौन सी विभाग से कितना आया है, आप देख सकते हैं। पूरा गोरखपुर का 51,000 करोड़ है, 51,000 करोड़ सभी क्षेत्रों से मिल के आ रहा है। उसमें एक चीज आता है, लोगों की बात कितने हैं, पार्टिसिपेशन कितने हैं, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। अब कितने कैसे करेंगे बताइए? कोई भी विद्यार्थी ये बताइए, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन या एम्प्लॉयमेंट लेवल, नौकरी पर कितने लोगों का नौकरी, बताइए कैसे गिनती करते हैं? कोई भी आप चुप बैठने से काम नहीं, गिनती करते हैं नहीं करते हैं? गिनती करते हैं। अब देखिए यहां पे लेवल कितना है, 2017 में कितना था, 23 में कितना है, 14 से 35 आए। अब यहां पे 46 to 58 पड़ गए। तो मुश्किल ये भी है, यदि आप कोई भी छोटी गांव में जाए तो औरत और पुरुष, बच्चे बड़े सभी काम करते हैं। उसकी आंकलन कैसे करते हैं, इससे होता है, इसको मेथडोलॉजी। अब क्या प्रक्रिया आजमाते हैं, उसको गिनती करनी, ये चल रहा है। अभी करने के बाद ये मालूम हो रहा है कितना बर्फ भी हो रहा है, ये तो द्विगुण हो गया। तो ये 23-24
24-25 का भी और भी बढ़ रहा है, आहिस्ता निकल के आए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, आंकड़ों उसमें देख के पूर्वांचल जहां पे आप रहते हैं 27% है, 28 जनपद है, 27 जनपद है आबादी का संख्या, अपना 18% है, बुंदेलखंड 7 जनपद है, उसमें 5, पूर्व पश्चिमांचल 40%। तो जब भी आप कुछ करेंगे, कुछ विश्लेषण करेंगे किसी का भी, पहले आपको देखना है अब किस प्रदेश की विश्लेषण करना। पूर्वांचल में आप कितना सारे 28 जनपद है, 27%, क्या कितना ही ग्रोथ रेट है? देखिए, तो जहां पे आबादी ज्यादा है ग्रोथ सिर्फ 13% है, ऑलमोस्ट 50%। पश्चिमांचल में 15% है। तो कहने का मतलब यह है सभी प्रदेश का प्रयास निरंतर चलता रहना आवश्यक है, पश्चिमांचल हो, पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड हो, यह आवश्यक है। उसी प्रदेश को पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, उसमें क्या है पहले ये देखिए। योगी जी की सरकार आने के बाद अब ये डिफेंस कॉरिडोर हो गया, डिफेंस की इंडस्ट्रीज है, फार्मा फल ड्रग फार्मा पार्क है, हेरिटेज टूरिज्म है, सोलर पार्क। पश्चिमांचल में स्पेशल एजुकेशन हो रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आया है, 1000 फिजिक्स सिटी बन रहा है, देश में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में आ रहा है, लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन हो रहा है, ये आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी हो रहा है, सीड बैंक हो रहा है, फार्मा पार्क, इसी प्रकार टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़। पूर्वांचल में बुद्धालय है, स्पेशल एजुकेशन, गोरखपुर एक बहुत बड़ा एजुकेशन जोन हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, कॉलेजेस हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, एम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गया, सब कुछ उसमें आ गया। तो जब भी हम देखते हैं हर प्रदेश का उसमें क्या है, क्या हो रहा, दोनों आकलन करना आवश्यक है। साल में हम परिवर्तन यात्रा कहां से हुआ, कैसे हुआ, अब इसका आकलन देखते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट फ्यूचर जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो देखिए, क्रेडिट डिपॉजिट पर है 47 था, 59 में आ गया। एक्सपोर्ट 11 में था, हम 7वें रैंक में आ गए। राइज इन टूरिज्म सबसे बड़ा अभी जो महाकुंभ में देखा होगा, 64 करोड़ लोग आए महाकुंभ, तो कैसे बढ़ोतरी हो रहा है, पिछले साल का है, उसमें महाकुंभ का नहीं। इसी प्रकार वुमेन वेवर को जो 14% से 35% आ गया है। एक पैसेंजर, अब ये भी देख सकते हैं गोरखपुर में कितना पैसा है, सभी खुद रहता है आने में और जाने में, ये लोग आने का तो लोगों के पास पैसे ज्यादा, 3 महीने 2 महीने का पहले बुक करते हैं, तो 48 लाख था, 128 लाख लोग फ्लाइट में चलते। लखनऊ से बैंगलोर, लखनऊ से मुंबई हर दिन 6 फ्लाइट है, 6 पूरा चलता हाउसफुल रहता। लोग कहां से आते हैं? तो
पहले कितने लाख लोग थे? 2019 में सिर्फ 2,50,000 अभी 8-9 लाख हो गया पेरोल में, सरकारी पेरोल में जो नौकरी कर, तो कितना लोग बढ़ोतरी है, कितना लोगों को नौकरी मिली। इसके साथ और कुछ यशस्वी कथा। एक्सप्रेस वे देश में 42% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में पहले 500 थे, अभी 1500 हो गया। अगले साल तक और 500 बढ़ेगा। मेरठ से प्रयाग एक्सप्रेस वे, टैप वाटर कनेक्शन, नल में जो पानी आता पहले सिर्फ 2% लोगों को मिल रहा था, अब 90% लोगों को मिल रहा है। रोड जो पहले 50,000 था, अब 1,50,000 तक आगे बढ़ रहा। मेडिकल कॉलेज सबसे बढ़ोतरी हुआ है, हर राज्य की तुलना में किया। पहले 42 था, अब 80 हो गया। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज है। एयरपोर्ट 7 था, अभी 23 है, 23 में 12 काम कर रहा है। अगले से 8 दिन तक 23 हो जाएगा। पावर प्रोडक्शन 23 से 32,000 मेगावाट। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले सिर्फ 1.5 लाख था, अब देखिए कहां तक पहुंच कर। नर्सिंग कॉलेज, आपका भी नर्सिंग कॉलेज उसमें है, जो 6 था, अभी 314 नर्सिंग कॉलेज। ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी हो। ये कहानी 1 ट्रिलियन का है। 80 लाख करोड़ की पद पर हम गए कैसे? 2022 में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय टेंडर बुलाया, कॉम्पिटिशन प्रस्ताव अगस्त में, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च तक उसकी तय हुआ। दिसंबर में उसका सिलेक्शन हुआ। अंतरराष्ट्रीय संस्था है डेलॉयट, बहुत सारे यूपी में लड़का लड़की लोग डेलॉयट काम करना है। पूरा देश में 35,000 लोग काम करते हैं उसके डेलॉयट हाउस। इम्प्लीमेंट उसकी लागू हुआ मार्च से, मार्च 23, 24, अब 25 में चल रहा। अभी तक हम लोग 100% हर साल साधन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश हर साल 100% करना। हम लोग क्या करते हैं लखनऊ में, हर क्वार्टर का 4 महीने में और बृहस्पतिवार को 2-2 घंटा इसकी परामर्श करते हैं कि हर इंडिकेटर में हुआ कैसे, कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, तो सब देखभाल। जहां पे परामर्श ज्यादा होता है, इस साधन ज्यादा होता है। जैसा आपको प्रयास ऐसा परिणाम। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट आयोजन कर रहा है, उसकी एंकर है। ये सारे अलग अलग लोग हैं। स्टेक होल्डर पहले मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हर 3 महीने में एक बार रिव्यू होता है। मिनिस्टर के साथ हर 2 महीने में होता है। हर विभाग के प्रभारी होता है, हर महीने होता है। कमिटी होता है, वोट नहीं की। हर डिपार्टमेंट के विभाग के हर हफ्ते होता है। जैसा हम कभी अपने प्रिंसिपल बता रहे हैं, दिन में 2 बार वो फाइल दें, सवेरे और शाम। ये कोई जरूरत नहीं कि हर कोई नहीं करना। अपने सारे जितने भी कॉलेजेस है, इसी व्यवस्थित रूप में चलता, तो इसी के लिए वो परफॉर्मेंस अच्छा है। तो हमारा एक डैशबोर्ड भी है कंप्यूटर में, कोई भी देख सकते हैं। उसमें सारे डिटेल वर्क प्लान होता है, हम क्या क्या करते हैं। उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है,
कितने बच्चे एडमिशन हुआ, कितने बच्चे फर्स्ट मंथ में हुआ, कितने बच्चे पास हुआ, कितने बच्चे फेल हुआ, कितने बच्चे कौन सी सब्जेक्ट में फेल हुआ या कम हुआ। इसी प्रकार उसकी पूरा जानकारी एक डैशबोर्ड में आ जाता है। हर विभाग, हर अधिकारी हर हफ्ते दे सकते, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। दो चीज हमको याद रखना पड़ेगा, एक कोर सेक्टर्स, एक एनेबलिंग सेक्टर्स। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा आवश्यक है। कृषि, प्रवासोद्यम, टूरिज्म, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी कोर सेक्टर्स हैं। बाकी सभी जो है नगर विकास, शिक्षा, एनर्जी, पावर, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी एनेबलिंग है, यानी प्रोविजन सपोर्टिंग है। इसी के लिए इस तरह चलता है। मैं यही किताब का जिक्र कर रहा था, अब एक बार देख लीजिए, ये वेबसाइट पे उपलब्ध है। हर जनपद का, हर डिस्ट्रिक्ट का पूरा डिटेल इसमें है। कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से रैंक में है, कैसे उस रैंक में है, उस पूरा जानकारी उसमें है। ये डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स उसकी आकलन करते हैं हर साल, हर महीने उसकी होता है। अब प्रयास चल रहा है देश के स्तर पर 2047 तक कहां पे होना चाहिए। भारत इसका 30 ट्रिलियन की जिक्र कर रहा है, उत्तर प्रदेश 6 ट्रिलियन की जिक्र कर रहा है। उसी पथ पर पूरा प्रयास चालू किया। ये सारे विभाग, जितने भी विभाग आप देख रहे हैं, वो सारे विभाग उसमें जुड़े हुए हैं। धन्यवाद आपकी समय के लिए, आपकी समय के लिए। कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आप प्रश्न नहीं पूछा, इसका मतलब आप सभी सो रहे थे या विषय में कोई उत्सुकता नहीं है, मन भी नहीं है। प्रिंसिपल और टीचर ने जोर लगाया, इसी के लिए आगे बैठा है, नहीं तो हमको कोई इसमें इच्छा नहीं। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं। एक्सपोर्ट करके बताना, जिसमें आपने डाटा दिया था, उसमें 11 पहले था और 7 हो गया, तो मुझे जानना है। और GACR उसमें एक शॉर्ट फॉर्म था, वो क्या है वो जानना है। और QPRS एक्सपोर्ट हमारा पहले 23,000 करोड़ का पूरा उत्तर प्रदेश का, कपड़े का, चमड़े का, फर्नीचर का, सब पहले 23,000 करोड़ का। आज 1,80,000 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट है। जितने सारे आप कानपुर में इंडस्ट्रीज देंगे, लेदर इंडस्ट्रीज का, कनौज में परफ्यूम का, उसका इंडस्ट्रीज देखते हैं। इसी प्रकार आप आगरा में लेदर इंडस्ट्रीज देखते हैं, या आगरा मथुरा में जो ऑर्गन्स में इंडे वर्क होते हैं, उसकी एक्सपोर्ट होता है। आज आपने सुना होगा, बहुत लोग जनपद में आप आए हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल क्वालिटी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जैसा आपने कि आप सभी सोचिए, प्राइमरी स्कूल में आपके साथ कितने बच्चे थे? जब 5वीं कक्षा में आए, कितने बच्चे आपके साथ में था? 10वीं कक्षा में आया, आपके साथ कितने बच्चे थे? 12वीं कक्षा में कितने बच्चे थे? बाद में आप
PhD में आया, अंडर ग्रेजुएशन में, देखो बच्चे जैसे जैसे आप ऊपर चलते रहते हैं सारे बच्चे नहीं आते। हो सकता है कि परिवार में कुछ तकलीफ हो या पढ़ने की इच्छा भी नहीं, दोनों कारण। इसी के लिए जैसे जैसे आप सीढ़ी में ऊपर चलते रहते हैं, सिर्फ आप जैसे कुछ भाग्यशाली बच्चे होते हैं पढ़ने का मौका दिया जाता है, आपके परिवार आपको प्रोत्साहित किया, ये एनरोलमेंट कम होते रहता। कॉलेज के स्तर पर सिर्फ 22% आता है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाता है सिर्फ 11 या 12% आता है। और कुछ मतलब सारे बच्चे सो रहे या कुछ समझ में नहीं आता। या हम पीछे बैठे थे, हमने कुछ सुना नहीं। इकोनॉमिक्स आप नहीं लेकिन जियोपॉलिटिक्स को क्वेश्चन करते हैं, जैसे आजकल देख रहे हैं यूएस पर डायरेक्ट आ रहा है, इकोनॉमी का क्या गारंटी और ऐसा हर देश जो शब्द इस्तेमाल करते हैं टैरिफ, देखो भाई हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करते हैं कुछ और बाकी देशों को भी करते हैं। हमारा प्रोडक्ट मार्केट नहीं पहुंचना चाहिए, इसी के लिए वो लोग ने देखो आप इंपोर्ट किया तो हम 10%, 20%, 30% ज्यादा लगाएंगे टैक्स। आप 50% टैक्स लगा दिया, वहां के लोग खरीद नहीं पाते, क्योंकि दूसरा देश अब भाव में बेचते हैं। तो देश का किसी हालत में भारत को जो प्रोडक्ट माना है उसको नियंत्रण करना चाहिए। तो देखिए था भारत से यूएस के लिए 70,000 करोड़ रुपए में एक्सपोर्ट होता है। उसमें औषधि सामग्री होता है, फार्मास्यूटिकल, दवाएं, वैक्सीन, लेदर इंडस्ट्रीज, कपड़े का टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट सब होते हैं। अब देखिए आपके पास कोई ये दवाई किया होगा थायराइड या कोई भी पैरासिटामोल का, यहाँ पे 15 रुपए में एक पट्टी पत्ता मिलता है, एक पत्ता में 10 गोली होते हैं। यही गोली यही पत्ता वहां पे 400 रुपए में मिलता है, देखिए वहां होता है पहले 300 रुपए में मिलता यूएस में इंडिया की दवाई, अब ये लोगों ने बढ़ा कर दिया तो 450 में मिलता है। तो उसमें क्या करते हैं, बाकी देशों में स्पर्धा करते हैं, वियतनाम है, कंबोडिया है, रशिया है, ये करते हैं। तो ये सभी टैरिफ में कुछ करके तो होगा, तो बाद में क्या करना है, ये लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, वियतनाम, कंबोडिया के साथ जोड़कर वो भी हो सकता है, बीच में कुछ समय में तकलीफ होने का संभावना है। और कुछ हाँ My question is that what role can common people play for this mission? For making UPSC 6 trillion economy. So what can common people do for this? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, एक व्यक्ति क्या करना चाहिए। Yes, sir. आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे 800 बच्चे होंगे, हाँ ठीक, 800 बच्चे भी ये कसम खाना चाहिए, मैं किसी हालत में मेरा समाज में नौकरी पाने का सामर्थ्य बढ़ाना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है, नौकरी तो बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं, नौकरी तो बहुत
नौकरी पाने के लिए आगे बढ़ ये होता है। यदि एक नौकरी के लिए 100 लोग तक एप्लीकेशन लोगों को चाहिए ना, तो आपकी सामर्थ बढ़ाना चाहिए। तो विकल्प राज्य में बहुत लाखों नौकरी है देश में, ये मतलब सिर्फ आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर आपका सामर्थ बढ़ाना चाहिए। आपका इंग्लिश बात करना लिखना सामर्थ आपको बढ़ाना, जो भी कंप्यूटर स्किल्स हो, गवर्नमेंट का हो, सिलाने के काम हो, लेकिन आप जो भी है अगर उसमें आपका सामर्थ बढ़ा, जो सामर्थ है नौकरी जरूर है। अब ये याद दिला दो, हमने कोविड के समय जितने भी लोग वापस आए हमने उसकी आंकलन किया, आपको आश्चर्य होगा 38 लाख लोग वापस आए, उसमें 2,70,000 लोग तो पेंटिंग काम करते हैं। गोरखपुर महाराष्ट्र जितने से आए, क्यों मिला? पेंटिंग अच्छा करते। सहारनपुर शामली 3 लाख लोग थे, सारे खनिज कुछ तो काम आना चाहिए ना, नहीं क्यों नौकरी खाना फिर नहीं दे सकता, कुछ होना चाहिए ना। ऐसा किस सामर्थ्य है आपको नौकरी देना है, तो ये अच्छा है। कम से कम आप सभी लोग ये आपके सामर्थ्य बढ़ाने का ज्यादा दृष्टिकोण देना चाहिए। जरूर नौकरी देश में बहुत नौकरी। हाँ इस तरफ तो क्या सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, रिटेल और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में मोटी होती किस प्रकार के काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में? अच्छा प्रश्न है। लॉजिस्टिक्स और ओडीओपी क्या हो रहा है? हाँ दोनों आप ये जो जूते पहने हैं ना, कितने मिल गया? पैसा लगा होगा? चाहिए ना। हाँ, तो इस बीच में जो 600 रुपया कहाँ जाता है? सर इसमें टैक्सेस भी हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उनका प्रॉफिट भी है। और सर जो भी इसमें सर मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो भी मतलब नहीं आप एक्चुअली क्या है उसमें? सर जब हम लोग किसी चीज़ का बनाते हैं तो उसमें जो का रॉ मटेरियल कॉस्ट करता है, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस आते हैं इसको बनाने में, कैरेज जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। आपने सही कहा, 400 रुपये उसका कीमत है। पहले वहां से ट्रक में आएगा, उसमें 100 रुपये लगेगा, यहाँ पे स्टोर में लगेगा, गोडाउन में उसके लिए 100 रुपया लगेगा, तो फिर दुकान में आएगा, दुकान में क्या देना पड़ता है? 50 रुपये। तो छुट्टी का जो पीरियड होता है उसकी सैलरी तो उनकी नहीं कटती है, लेकिन अगर जो रूरल एरियाज में जो पीपल होते हैं उनकी सैलरी तो क्यों कटती है सर?
हमें अच्छा लगता है जब आप फैक्ट्री लगाई थे, हम जैसे लोग आके हम यही प्रश्न करेंगे आप क्यों करता सर, क्योंकि सबके पास सेम कंडीशंस के अकॉर्डिंग इमरजेंसी है, क्योंकि 3 नियम अलग होगा। आपका टेम्पररी जॉब होता है, परमानेंट जॉब। जब परमानेंट जॉब आता है, जब भी के सैटरडे संडे फिर भी काम करना पड़ता है, उसके लिए अलग से सैलरी नहीं देते। यहाँ पे भी जितने भी टीचर्स है बहुत सारा समय काम करना पड़ता है, सैटरडे हो, संडे हो, सवेरे हो, शाम को, कोई एडिशनल पेमेंट नहीं मिलता। ये परमानेंट समय हो गया। ये फर्क होगा। इसी के लिए आप जब भी वक्त मिलेगा आप ये सोचिए फॉर्मल और इनफॉर्मल अब आपका खेती हो, अब किसी को नौकरी नहीं मिलता, आप कब तक देते हैं पैसा देते हैं जब वो काम करते हैं, काम नहीं किया नहीं देंगे। स्पष्ट रूप से मुझे निर्देश मिला है, आपने बहुत बोल दिया है, बंद करना है। मैं इसी के लिए आपकी अनुमति लेके मैं बंद कर रहा हूँ। सबको धन्यवाद, नमस्कार। आगे की प्रश्न आगे से लिए नहीं हुए, तो केवल एक हमारा प्रश्न था कि सोलर पार्क क्या है हम भी जानना चाह रहे हैं, बस ये थोड़ा करके बस भी करने मालूम सोलर पार्क और कोई प्रश्न नहीं है। Three reasons. What is the 3 reasons of low female workforce participation in India or UP? Yes. मुझे 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए मौका दिया। पहले सोलर पार्क, ये पार्क होता है कैसे? मेरा पास दूसरे है जहां पे सोलर पैनल से देखा होगा आपने 10 एकड़, 15 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़, 500 एकड़ में वो सोलर पैनल को लगाते हैं। पहाड़ हो, जमीन हो, पानी हो, उसमें पूरा सोलर पैनल का लगा देते हैं। उसमें जगह ज्यादा चाहिए। हर मेगावाट के लिए कम से कम आपको आज की स्थिति में 4.5 एकड़ की जमीन चाहिए। यदि आपके पास 4.5 एकड़ जमीन है, ऐसा 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, हर एकड़ के लिए हर साल में 15,000 रुपये किराए देते हैं। मैं इन्वेस्टर हूं और पैसा लगाने वाला हूं, मैं 1 एकड़ खरीदना नहीं चाहता। जब तक मैं इसका इस्तेमाल करता हूं उस समय तक हर साल में 15,000 रुपये आपको दिया जाएगा। बहुत सारे किसान कुछ करना नहीं चाहते, क्या उसमें उपलब्धता नहीं होता, इसी के लिए ये पद्धति आ रहा है। बुंदेलखंड में 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 एकड़ में पूरा सोलर पैनल बिछाया जाएगा। इसमें 2 तरीका है, ये सिर्फ एक ही दृश्य में, एक ही डायमेंशन में ला रहे हैं। जब भी सूर्य भगवान उठते हैं उसी प्रकार कुछ और भी है, जैसे सूर्य भगवान घूमेगा ये पैनल भी घूमेगा, तो पूरा दिन उसका सूर्य रोशनी का पैदा होगा। ये भी तो सोलर पैनल इसी प्रकार है। अब आते हैं फीमेल पार्टिसिपेशन में। देखिए, पहले इसकी कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना जरूरी है। आप कहीं ना कहीं कॉलेज में हो, स्कूल में हो, खेती में हो, फैक्ट्री में हो, जब भी 8 घंटे काम करते हैं हमें गिनना पड़ता है। हाँ, इन्होंने काम किया, 6 लोग हैं, 6 लोगों को गिना जाए। अब बात यह है खेती में जो करते हैं, इसका मतलब हमें जाके देखना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा। There is something called sample survey। वो सैंपल सर्वे हम लोग उत्तर प्रदेश की बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में महिला को काम करने का प्रवृत्ति कम है। कल्चरल डिफरेंस।
आप कितने गांव में जाके सवेरे 6 बजे 7 बजे जाइए, कोई भी गांव में, औरत सामने काम करने के दिखते हैं नहीं दिखते। औरत तो बाहर जाना मना है। बिहार में भी यही प्रवृत्ति है। अब यही कंपेयर कीजिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में, और वो काम करते हैं। तो ये सांस्कृतिक जो वेद है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो लोग काम करना नहीं चाहते। बहुत ही मकानों में औरतों को बाहर काम करना मौका नहीं देते। उसके लिए भी है फीमेल लिटरेसी लेवल्स, महिला साक्षरता केरल में 98% है। उत्तर प्रदेश में कितना है? यदि स्कूल थोड़ी दूर हो गया उस गांव से, उस घर से, बच्ची को नहीं भेज सकते। नहीं, कौन देखेगा? बाकी राज्यों में भी जा रहा है, कौन देखेगा? तो ये तकनीकी है। मगर आजकल जो गिनती का प्रक्रिया है वो बदल रहा है। मीरठ में हो, गोरखपुर में हो, महाराजगंज में हो, प्रक्रिया ऑब्जर्वेशन ज्यादा होता है, तो इसी के लिए वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि पहला सैंपल यूनिट श्रावस्ती महाराजगंज में सिर्फ 2 ही था, अब उसको बढ़ा के 25-30 पे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अभी आपके कार्यक्रम में जो 2-3 मिनट विलंब हो रहा है, लेकिन ये इसी क्लास में ये समय मैनेज होगा। कार्यक्रम हम लोग यहीं पूर्ण कर रहे हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से श्री के.वी. राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।